हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री के एक मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे जो 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो हमें उम्मीद है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आप यूपी बोर्ड एग्जाम के या किसी भी बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए आज केमिस्ट्री के क्लास 12 के मॉडल पेपर को सॉल्व करते हैं। तो चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 मोलर जली विलेन में विलेय का मोल प्रभाज है। 1 मोलर जली विलेन में विलेय का मोल प्रभाज पूछ रहा है। तो चलिए, पहले ही आपको एक न्यूमेरिकल दे दिया हुआ है जिसमें दिया हुआ है कि 1 मोलर अगर जली विलेन होगा तो उसमें विलेय का कितना मोल प्रभाज होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1 मोलर विलेयन का अर्थ है इक्वल 1 मोल अपॉन 1 kg। जैसा कि आप जानते हैं कि मोलल यानी मोललता का मतलब है, मोललता का मतलब होता है कि विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान केजी में। तो इस क्वेश्चन में 1 मोलल दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि उसके विलायक के 1 kg में विलेय का 1 मोल घुला हुआ है। इसी का मतलब होता है 1 मोलल। यानी इस क्वेश्चन में विलेय का मोल हमको दे दिया हुआ है। विलेय का मोल जिसकी वैल्यू दी हुई है 1 मोल। इसको हम लोग मान लीजिए हम लोग यहाँ पे Na से शो कर देते हैं। ये हमको 1 मोल दिया हुआ है, ठीक है। फिर अब बात करते हैं इसमें विलायक इसमें कौन है? जल। तो विलायक जो है, विलायक का अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो विलायक का द्रव्यमान हमको यहाँ पे 1 kg दिया हुआ है। इसको अगर हम ग्राम में चेंज करें तो ये होगा 1000 ग्राम। इसी तरह से यदि विलायक के मोलर द्रव्यमान की बात करें तो जैसा हमारा विलायक यहाँ पे जल है, तो जल का मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए 2 × 1 + 16 यानी 18 ग्राम प्रति मोल इसका मोलर द्रव्यमान हुआ। तो अब हम निकालते हैं जल यानी जो हमारा विलायक है, यहाँ पे विलायक के मोल, इसको हम मान लीजिए NB से शो करते हैं। तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो आएगा W/m। मोल निकालने का फॉर्मूला होता है। तो W इसका दिया हुआ है 1000 और इसका और भार हम लोगों ने निकाला है 18। इसको जब डिवाइड करेंगे तो जल के मोल आएंगे 55.55। तो हमको अब इस क्वेश्चन में विलेय का मोल प्रभाज निकालना है। तो हम लिखेंगे अब विलेय का मोल प्रभाज, जिसको हम लोग XA से शो करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है विलेय के मोल अपॉन कुल मोल यानी Na + NB। ये होता है मोल प्रभाज निकालने का फॉर्मूला। तो हमको यहाँ पे पता है विलेय का मोल हम लोग को पता है कि 1 मोल है। फिर यहाँ पे Na, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे NB यानी विलायक के मोल, तो ये हैं 55.55 यानी 1/56.55। और जब 1 में हम 56.55 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू 0.018 आएगा। यानी हमारे क्वेश्चन नंबर पहले के क का जो ऑप्शन A, B, C, D है उसमें से D वाला ऑप्शन सही होगा। यानी इसमें विलेय के जो मोल प्रभाज होंगे वो होंगे 0.018। तो ये है हम लोग का पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब इसके अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्षारक जो आरएनए में नहीं होता है, ऐसा कौन सा क्षारक है? तो आरएनए में आपको पता है कि डीएनए और आरएनए में एक मेन अंतर होता है उसके नाइट्रोजन बेस का। डीएनए में थायमीन होता है और आरएनए में उसी थायमीन की जगह पे यूरेसिल होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा क्षारक है जो आरएनए में नहीं होता है। तो आरएनए में थायमीन नहीं होता है।
ये थायमिन डीएनए में होता है परंतु आरएनए में नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1 का ग, और वो कह रहा है कि निम्नलिखित 4 रंगहीन लवणों के विलयन पृथक पृथक परखनलियों में रखे गए तथा प्रत्येक में तांबे की एक पट्टी डुबोई गई, कौन सा विलयन अंत में नीला हो जाता है। यहाँ पर हमको 4 अलग अलग तरह के रंगहीन लवणों का एक विलयन दिया हुआ है। जैसे मान लेते हैं कि इसमें 4 टेस्ट ट्यूब कह रहा है, तो हम लोग यहाँ पे 4 टेस्ट ट्यूब्स को बना लेते हैं। क्वेश्चंस को ध्यान से हम लोग समझेंगे तो बहुत आसानी से आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। पहले वाले टेस्ट ट्यूब में इसमें दिया हुआ है जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट, ठीक है। दूसरे में कैडमियम नाइट्रेट है, कैडमियम नाइट्रेट। तीसरे टेस्ट ट्यूब में AgNO3 है, AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट। और फोर्थ टेस्ट ट्यूब में यह है PbNO3 यानी लेड नाइट्रेट, PbNO3 का होल ट्वाइस। चारों टेस्ट ट्यूब में अलग अलग केमिकल्स को लिए गए हैं, अलग अलग विलयनों का लवण लिया हुआ है, लवण का विलयन लिया हुआ है, और इसमें कहा जा रहा है कि प्रत्येक में हम तांबे की एक पट्टी डुबोए। मान लीजिए हमने इसमें भी तांबे की एक पट्टी डुबाई, इसमें भी तांबे की पट्टी डुबाई, इसमें भी तांबे की पट्टी डुबाई, इसमें भी तांबे की पट्टी डुबाई। तो कह रहा है कि कौन सा विलयन अंत में नीला हो जाता है। तो यहाँ पे इन सारे विलयनों से हमको यहाँ पे तांबा यानी कॉपर से रिएक्शन कराने के लिए कह रहा है, वो कॉपर से रिएक्शन कराने के लिए कहा जा रहा है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं धातुओं की एक विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है, उस धातुओं की विद्युत रासायनिक श्रेणी से हमको ये पता चलता है कि कौन सी धातु क्रियाशील है, कौन सी उससे कम क्रियाशील है। तो उस श्रेणी में हम जब देखते हैं तो जो कॉपर है उस कॉपर से जिंक धातु, कैडमियम धातु और लेड धातु, ये तीनों की तीनों धातुएं कॉपर से ऊपर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों धातुएं कॉपर से अधिक क्रियाशील हैं, और कॉपर के साथ अगर इसका रिएक्शन कराया जाए तो यहाँ पे नो रिएक्शन यानी कोई भी क्रिया नहीं होगी, नो रिएक्शन, कोई क्रिया नहीं होगी। इसी तरह से इसमें भी नो रिएक्शन होगा और लेड नाइट्रेट में भी नो रिएक्शन होगा। लेकिन यदि हम कॉपर से इसकी क्रिया कराएं तो यहाँ पे कॉपर से जैसे ही रिएक्शन होगा तो यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट बनेगा और Ag इसमें से अलग हो जाएगा। तो जैसे ही कॉपर नाइट्रेट बनेगा तो कॉपर आयन जो होते हैं ये नीले रंग के होते हैं। तो जैसे कॉपर आयन इसमें आएंगे तो ये विलयन नीला हो जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा विलयन अंत में नीला हो जाता है, तो नीला हो जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। AgNO3 वाला जो विलयन है इसमें जब हम कॉपर की पट्टी डुबाएंगे तो ये नीले रंग का हो जाएगा, क्योंकि उसमें कॉपर के आयन बन जाएंगे। तो उम्मीद है आप ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ये धातुओं की विद्युत रासायनिक श्रेणी से संबंधित क्वेश्चन था। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक लिखिए। तो इसमें ढेर सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी अभिक्रिया का अगर हमको वेग नियतांक निकालना है तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। वेग नियतांक अगर निकाला जाए तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, जहाँ पे n मतलब होता है अभिक्रिया की कोटि। तो हमको यहाँ पे शून्य कोटि की अभिक्रिया कह रहा है, तो हम n की जगह पे 0 रख लेंगे। तो मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस और n की जगह पे, क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो यहाँ पे 0 रखा जाएगा, और सेकेंड इनवर्स, इसी को सॉल्व करना है हमको। तो जब सॉल्व करेंगे तो मोल लीटर इनवर्स और यहाँ पे 1 माइनस 0 होगा तो ये 1 हो जाएगा सेकेंड इनवर्स, और जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स आंसर आएगा। यानी ये जो दिया हुआ है इसमें ये ऑप्शन है मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो वेग नियतांक होता है उसका मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कह रहा है अगला क्वेश्चन कि सबसे अधिक क्षारकीय अमीन है C2H5NH2, CH3 होल ट्वाइस NH, CH3NH2 और C2H5NH। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हमको एक इसका ट्रेंड पता चलना चाहिए
कि जो भी एमीन्स होते हैं उनकी क्षारकता का क्रम होता है 2 डिग्री सबसे ज़्यादा होता है, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री और सबसे लास्ट में NH3 यानी अमोनिया आता है। तो ये होता है एमीन की क्षारकता का क्रम। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे अधिक प्रबल क्षारी कौन होता है 2 डिग्री। तो इसमें देखते हैं 2 डिग्री कौन है, ये C2H5NH2 ये प्रथम डिग्री है। 1 डिग्री यानी ये तो होगा नहीं सबसे अधिक। फिर CH3 होल ट्वाइस NH तो ये 2 डिग्री है, ये भी फर्स्ट 1 डिग्री का है एमीन। तो ये दोनों तो ऑप्शन होंगे नहीं। अब हमारा बचता है CH3 होल ट्वाइस NH और C2H5 होल ट्वाइस NH, यानी ये भी और ये भी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, दोनों के दोनों 2 डिग्री यानी सेकेंडरी एमीन है। तो ये तो हमको पता चलेगा कि इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर हमारा सही होगा। लेकिन अब जानते हैं कि ये सही होगा या ये सही होगा। तो अब हम ये जानते हैं कि यहाँ पर इस वाले में NH के साथ 2 मैथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं और यहाँ पे NH के साथ 2 एथिल समूह जुड़े हुए हैं, C2H5 और C2H5। तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट के कारण एक कारण होता है प्लस आई प्रभाव या प्लस आई इफेक्ट। इस प्लस आई इफेक्ट के कारण यहाँ पे जो NH है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व जो होगा इस C2H5 की वजह से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे भी CH3 इसको इलेक्ट्रॉन घनत्व देंगे, लेकिन C2H5 का जो इलेक्ट्रॉन घनत्व देने का जो प्रोसेस होगा प्लस आई प्रभाव के कारण सबसे ज़्यादा होगा। तो इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, C2H5 होल ट्वाइस NH। इसकी क्षारकता इन चारों में सबसे ज़्यादा होगी। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यौगिक जो डाइसैकेराइड नहीं है, इन चारों ऑप्शन में से हमको ये बताना है कि कौन सा इसमें यौगिक ऐसा है जो डाइसैकेराइड नहीं है। तो सुक्रोज डाइसैकेराइड है, लैक्टोज डाइसैकेराइड है और माल्टोज डाइसैकेराइड है। लेकिन ये जो सेलुलोज है ये एक पॉलीसैकेराइड है। तो क्योंकि सेलुलोज एक पॉलीसैकेराइड है, ये डाइसैकेराइड नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सेलुलोज एक डाइसैकेराइड नहीं है। चलिए, तो हम लोगों ने बहुविकल्पी प्रश्न जितने भी थे उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न पे आते हैं जो 2 नंबर के होते हैं। जैसे इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिसके अभिकर्मक की सांद्रता समय के साथ घटती नहीं है। तो इसका आंसर होगा शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, अतः समय के साथ इन अभिक्रियाओं की अभिकर्मक की सांद्रता घटती नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो उसका वेग नियतांक होता है, वो K और A की सांद्रता यानी अभिकारकों की सांद्रता के 0 घात के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है। इस शून्य कोटि की अभिक्रिया में जो अभिक्रिया का वेग होता है वो A की सांद्रता, A क्या है यहाँ पे, A जो है मान लेते हैं ये A और इससे कोई उत्पाद बन रहा है, कोई प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये जो A अभिकारक है इसकी सांद्रता पे ये अभिक्रिया, इसका जो वेग होता है वो डिपेंड नहीं करती है। तो इसका आंसर होगा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग सांद्रता पे डिपेंड नहीं करता है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गन्ने की शक्कर के 1.17 ग्राम को 25 ग्राम जल में घोलने पर विलायक का क्वथनांक 0.017 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। विलायक का अणुक उन्नयन स्थिरांक क्या होगा। गन्ने की शक्कर का आणविक द्रव्यमान 342 है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। ये एक न्यूमेरिकल है, 2 नंबर का है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसमें दिया क्या हुआ है। तो गन्ने की शक्कर के 1.17 ग्राम यानी हमको W दे दिया है इसमें 1.17 ग्राम, और फिर हमको 25 ग्राम जल दे दिया यानी विलायक का द्रव्यमान दे दिया है हमको 25 ग्राम, और फिर कह रहा है कि विलायक का क्वथनांक इतना डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। यानी हमको इस क्वेश्चन में डेल्टा टीबी की वैल्यू भी दे दी है 0.017, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमको कह रहा है कि विलायक का अणुक उन्नयन स्थिरांक क्या होगा, और हमको गन्ने की शक्कर का आणविक द्रव्यमान यानी उसका M भी दे दिया है जो है 342। तो जैसा कि हम जानते हैं कि क्वथनांक में उन्नयन यानी डेल्टा टीबी इक्वल होता है KB इंटू M यानी मोललता, या KB इंटू
मोलरता का अगर हम रखें सूत्र तो W/m × 1000 और यहाँ पे कैपिटल W होता है। तो ये एक फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले में हमको KB निकालना है। इस क्वेश्चन में हमको पहले KB निकालना है। KB इक्वल क्या होगा ये हमको निकालना है। तो चलिए KB को पहले हम पक्षांतर कर लेते हैं। तो KB इक्वल हो जाएगा हमारा डेल्टा TB इंटू कैपिटल M इंटू कैपिटल W अपॉन स्मॉल w इंटू 1000। इसमें मान रखते हैं तो डेल्टा TB की वैल्यू हमको दी हुई है, ये डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, तो 0.017। कैपिटल M हमारा है 342, कैपिटल W है हमारा 25 अपॉन स्मॉल w है हमारा 1.17 और फिर 1000 KB इज इक्वल। अब इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो मोबाइल से कर लेते हैं। चलिए 0.017 इंटू 342 इंटू 25, ये हमारा आ रहा है 145.35 अपॉन 1.17 में 1000 से मल्टीप्लाई, तो 1170। अब हमको 145.35 डिवाइड 1170, 0.124, ये हमारा KB का वैल्यू आ गया। अब जैसे क्वेश्चन में पूछा है विलायक का अणुक उन्नयन स्थिरांक, तो विलायक का अणुक उन्नयन स्थिरांक ये होता है हमारा K100 और इसकी वैल्यू होती है 10 इंटू KB। तो 10 इंटू और KB की वैल्यू हमारी आई हुई है 0.124, यानी इसका आंसर आएगा 1.24। तो ये हमारा विलायक का अणुक उन्नयन स्थिरांक आ गया 1.24। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन करना आ गया होगा। इसमें विलायक का अणुक उन्नयन स्थिरांक निकालना था, तो ये एक न्यूमेरिकल है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे आसानी से। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट के किसी विलयन से 1.24 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करके 10 ग्राम सिल्वर प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। ये भी एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। इसमें हम देखते हैं कि पहले दिया क्या हुआ है हमको। इस क्वेश्चन में हमको I दे दिया है, I 1.24 एम्पियर, ये हमको I की वैल्यू धारा दे दी है। उसके बाद से 10 ग्राम सिल्वर, यानी हमको W की वैल्यू दे दी है 10 ग्राम, और सिल्वर का परमाणु द्रव्यमान दे दिया है, यानी सिल्वर का M दे दिया है इसने 108, और हमसे पूछ रहा है कि कितना समय लगेगा, यानी T निकालना है हमको। तो जैसा कि हम जानते हैं कि फैराडे के प्रथम नियम से एक फॉर्मूला होता है W = ZIT। इसमें हमको T निकालना है, तो T इक्वल होता है W/ZI। अब इसी में हमको सारी वैल्यू को पुट करना है। तो W हमारा दिया हुआ है 10 ग्राम, Z, अब Z क्या होता है, ये होता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो Z को हम निकाल लेते हैं। पहले Z निकालने के लिए हमको पहले E निकालना है, तो लिखेंगे यहाँ पे सिल्वर का तुल्यांकी भार, जिसको E कहा जाता है, ये होता है परमाणु भार बटे संयोजकता।
परमाणु भार दिया हुआ है 108 और संयोजकता AgNO3 है सिल्वर नाइट्रेट, तो 1 होगा, तो इसका तुल्यांकी भार 108 आएगा। अब इसका संयोजकता 1 क्यों है? क्योंकि हमको पता है कि AgNO3 जब टूटेगा एक बनेगा Ag प्लस और एक बनेगा NO3 माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि Ag प्लस एक चार्ज बन रहा है तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, ये इसकी वैलेंसी होगी। तो हमारी E की वैल्यू आ गई 108। अब हम लोग यहाँ पे Z निकालेंगे, तो Z इक्वल होता है E अपॉन 96,500। E आया हमारा 108 और 96,000 फैराडे नियतांक से डिवाइड कर दिया जाता है तो Z आ जाता है। चलिए पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं, सीधे इसकी वैल्यू रख देते हैं Z के। 108 में हमको डिवाइड करना है 96,500, तो ये हमारा आ रहा है 0.00111। चलिए इस वैल्यू को हम यहाँ रखते हैं Z की वैल्यू को, तो 0.00111 इंटू आई हमारा दिया हुआ है 1.24। चलिए इसको हमको सॉल्व करना है, तो पहले 0.00111 में मल्टीप्लाई होगा 1.24 से, तो ये हमारा आ रहा है 10 अपॉन 0.00136764, 10 में डिवाइड कर देना है 0.00136764, तो ये हमारा आ रहा है नियरली 7265.32। तो ये हमारा T की वैल्यू आ गया, जो ये सेकंड में आ रहा है। किस में आ रहा है? सेकंड में। हमको अगर इसको इस टाइम को अगर हमको घंटे में चेंज करना होगा तो 7265 अपॉन 60 इंटू 60 कर देंगे। तो चलिए इसको करके देखते हैं। 7265 में डिवाइड हो जाएगा 3600, तो ये हमारा आ रहा है 2 आवर। तो इसका आंसर होगा 2 घंटा, यानी अगर हम 2 घंटे तक इसमें 1.24 एंगस्ट्रॉम एम्पियर की धारा प्रवाहित करें तो 10 ग्राम सिल्वर हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 2 घंटा। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे आसानी से। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का घ कह रहा है अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं? तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है? अभिक्रिया का वेग होता है कि इकाई समय में किसी भी अभिकारक या इकाई समय में किसी भी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को उस अभिक्रिया का वेग कहा जाता है। या इसको दूसरे टर्म में हम कहें तो कहें कि किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर को उस अभिक्रिया का वेग कहा जाता है। जैसे हम मान लेते हैं कि A से यदि B बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे A हमारा अभिकारक है और B हमारा उत्पाद है। तो A की सांद्रता में कितना परिवर्तन हो रहा है इकाई समय में, या B की सांद्रता में कितना परिवर्तन हो रहा है इकाई समय में, यही अभिक्रिया का वेग होता है। अभिक्रिया का वेग निकालने के लिए अभिक्रिया का वेग इक्वल होता है dx अपॉन dt। तो अभिक्रिया के वेग को हम लोग 2 टर्म में निकाल सकते हैं, अभिक्रिया का औसत वेग, अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग। तो अभिक्रिया का जो वेग होता है वह इकाई समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग या रासायनिक अभिक्रिया की दर कहा जाता है। वह दर जिस पर समय के साथ साथ अभिकारक पदार्थ की सांद्रता परिवर्तित होती है अभिक्रिया का वेग कहलाता है, और अभिक्रिया का वेग होता है dx अपॉन dt। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको इसका परिभाषा लिख देना है और इसका एक सूत्र अगर याद हो तो आप सूत्र लिख देंगे, इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा 2 नंबर का। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। यानी अगर हमारा 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल को मिला दिया जाए तो जो विलयन होगा उसमें दोनों का मोल प्रभाज क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग करते हैं जल का
दिया गया भार ये है 72 ग्राम। ठीक है। जल का मोलर द्रव्यमान 72 ग्राम और जल का मोलर द्रव्यमान जिसको हम लोग कैपिटल एम से शो करते हैं, तो ये मोलर द्रव्यमान निकलता है जल का 2 × 1 + 16 यानी 18 ग्राम प्रति मोल। तो अब हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमको मोल प्रभार निकालना है तो हमको इसका मोल निकालना पड़ेगा। तो जल का मोल NH2 ये होगा W/m यानी 72/18, 4 बार में कट जाएगा यानी इसके 4 मोल होंगे। ठीक है। अब एथिल अल्कोहल दिया हुआ है तो C2H5 उसका फॉर्मूला होता है एथिल अल्कोहल C2H5 का भार ये हमको दिया हुआ है 92 ग्राम। C2H5 का मोलर द्रव्यमान जो m से शो किया जाता है इसका निकालेंगे। तो 2 × 12 2 × 12 प्लस 5 × 1 प्लस O का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, तो 12 दूना 24, 5 और 17, तो 5 4 9 7 16, 1 हासिल, 2 2 4 46। इसका मोलर द्रव्यमान आ गया 46। तो अब C2H5OH का हम मोल निकाल लेते हैं। मोल NC2H5OH, तो ये भी W/m से निकलेगा। दिया गया भार बटे मोलर द्रव्यमान, तो दिया गया भार इसका है 92 और इसका मोलर द्रव्यमान है 46। तो 46 से ये 2 बार में कट जाएगा यानी इसके मोल आ जाएंगे 2। तो अब हम लोग यहाँ पे दोनों का अलग अलग मोल अंश निकालते हैं। तो अब निकालेंगे हम लोग जल का मोल अंश। जल का मोल अंश XH2, तो इसका फॉर्मूला होता है NH2 + N C2H5OH। तो हमारा NH2 आया है 4 और NC2H5OH आया है 2 यानी 4/6। इसको जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.666। चलिए जल का मोल अंश निकल गया। अब निकालते हैं हम लोग C2H5OH का मोल अंश। यानी XC2H5OH, तो ये होगा फॉर्मूला NC2H5OH अपॉन NH2O + N C2H5OH। इसकी वैल्यू रखी जाए तो NC2H5OH आया है हमारा 2 और यहाँ पे होगा 4 + 2 यानी 2/6, तो ये आएगा 0.333। तो हमारा जल का मोल अंश आएगा 0.666 और हमारे एथिल अल्कोहल का मोल अंश आएगा 0.333। और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम XA और XB दोनों को जोड़ें तो इसकी वैल्यू 1 आती है। 0.666 + 0.333 अगर जोड़ा जाए तो नियरली ये 1 आएगा। इसका मतलब हमारा ये आंसर सही है। तो चलिए ये क्वेश्चन दोनों का मोल अंश निकालने के लिए कह रहा था, मोल प्रभाव निकालने के लिए कह रहा था, तो हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया जो 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध तथा चालकत्व की परिभाषा लिखिए। विशिष्ट प्रतिरोध और चालकत्व की परिभाषा लिखिए। तो विशिष्ट प्रतिरोध
इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे मान लेते हैं कि हमारे पास एक चालक है, ठीक है, और इस चालक की लंबाई यदि 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी परिभाषा होती है कि 1 सेंटीमीटर लंबाई चालक तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले चालक का ओम में जो प्रतिरोध होता है उसी को उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। मतलब ये हुआ कि यदि कोई चालक ऐसा है हमारे पास जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर हो और जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो उस चालक का जो ओम में प्रतिरोध होगा वही उसका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि 1 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले किसी चालक का ओम में प्रतिरोध उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। जैसे ये जो चालक है, इस चालक का जो प्रतिरोध होगा R, ये इसके चालक की लंबाई L के समानुपाती होता है, ठीक है। इसी प्रकार से जो इसका प्रतिरोध होगा वो उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जब हम इन दोनों को एक साथ समराइज करेंगे तो R प्रोपोर्शनल टू L/A होता है, और जब ये प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ से हटाया जाता है तो यहाँ पे एक नियतांक आता है रो, L/A, या अगर हम रो को निकालें तो रो इक्वल हो जाएगा RA/L। तो ये जो रो होता है इसी को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहा जाता है। यहाँ पे रो है विशिष्ट प्रतिरोध, R है उस चालक का प्रतिरोध, A है उसका क्षेत्रफल और L है उसकी लंबाई। और अगर हम रो का मात्रक अगर हम कहें तो रो का मात्रक होता है रो का मात्रक, और ये होता है ओम सेंटीमीटर। तो चलिए ये तो हो गया विशिष्ट प्रतिरोध। और कह रहा है कि उसका चालकत्व क्या होता है, चालकत्व की परिभाषा लिखिए। तो किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसकी विशिष्ट चालकता या चालकता कहते हैं। यानी मान लीजिए कोई चालक है, अगर उसका प्रतिरोध R है, किसी चालक का जो प्रतिरोध अगर R है तो उसका जो चालकत्व होगा वो 1/R होगा। विशिष्ट प्रतिरोध नहीं, प्रतिरोध। किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहा जाता है। चालकत्व पूछ रहा है तो विशिष्ट चालकता या चालकत्व कहा जाता है। किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसकी विशिष्ट चालकता कही जाती है या चालकत्व कहा जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जलीय विलयन में HgCl2 एवं SnCl2 दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं, कारण सहित समझाइए। तो इसका उत्तर ये होगा कि जब भी हम किसी जलीय विलयन में HgCl2 को और SnCl2 को एक साथ जब रखेंगे तो ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेते हैं, आपस में क्रिया कर लेते हैं, और जब ये रिएक्शन करेंगे तो Hg2Cl2 और SnCl4 बन जाता है। ये इसका रिएक्शन है। तो जब भी हम HgCl2 और SnCl2 को एक साथ रखते हैं तो वो आपस में रिएक्शन कर लेते हैं, इसीलिए हम इन दोनों को एक साथ नहीं रख सकते हैं। इसका उत्तर होगा कि ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेते हैं, इस वजह से हम इन दोनों को एक साथ नहीं रख सकते हैं। चलिए अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक या आयन क्यों बनाते हैं। तो इसका आंसर होगा कि जो संक्रमण तत्व होते हैं उनकी जो d ऑर्बिटल होते हैं, उनका जो n-1 जो d उपकोष होता है ये अपूर्ण होता है। यानी मैक्सिमम जितने भी d ब्लॉक के तत्व होते हैं उन सभी तत्वों के मैक्सिमम तत्वों में जो उनका n-d उपकोष होता है वो अपूर्ण होता है, यानी उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ही ये जो संक्रमण तत्व होते हैं ये रंगीन यौगिक या आयन बनाते हैं। इसका उत्तर होगा क्योंकि अधिकतर संक्रमण तत्व जो होते हैं उनके d ऑर्बिटल अपूर्ण होते हैं, इस वजह से ही वो रंगीन यौगिक या रंगीन आयन बनाते हैं। तो चलिए इसका उत्तर बहुत आसान था, आप इसको कर लेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि C5H10O अणुसूत्र वाला यौगिक A आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है, परंतु अपचयित होने पर नॉर्मल पेंटेन देता है। यौगिक A का नाम, संरचना सूत्र तथा संबंधित अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। यानी आपको पहचानना है कि ये जो C5H10O है
ये कौन सा यौगिक है, उसका नाम बताना है, संरचना सूत्र बताना है। तो इसके लिए हमको कुछ चीज़ें दी हुई हैं, जैसे मान लीजिए C5H10O है, ये आयोडोफॉर्म परीक्षण जो होता है, आयोडोफॉर्म परीक्षण, ये कराने पर कोई अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है ना, क्योंकि हमको पता है कि आयोडोफॉर्म परीक्षण जो होते हैं वो वही केमिकल देते हैं जिसमें COCH3 यानी CO और CH3 ग्रुप अगर होता है तो वही कंपाउंड इस आयोडोफॉर्म टेस्ट को देते हैं। तो इसका मतलब इसमें COCH3 वाला ग्रुप नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं, फिर कह रहा है कि अगर हम C5H10O को अपचयन कराएं तो अपचयन कराने पर ये नॉर्मल पेंटेन दे देता है, ठीक है। यानी इसका मतलब हुआ कि ये सारे पांचों कार्बन सीधी श्रृंखला में अरेंज है एक दूसरे से। तो अब हमारे पास दो तरह की संभावनाएं हो सकती हैं कि अगर ये पांचों कार्बन लाइन से अगर अरेंज हैं तो इसमें एक ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन ईथर में भी हो सकता है या ये एक ऑक्सीजन कीटोन में भी हो सकता है। तो अब हमको देखना है कि अगर ये ईथर होगा तो ईथर में अगर हम इसका रिएक्शन कराएं, आयोडोफॉर्म इसका टेस्ट कराएं, तो ये आयोडोफॉर्म परीक्षण ये भी नहीं देगा क्योंकि इसमें भी COCH3 ग्रुप नहीं है। और इस ईथर का अगर हम अपचयन करा दें, ठीक है ना, इस ईथर का अगर हम अपचयन करा दें तो अपचयन कराने पर ये एथिल अल्कोहल देगा। अपचयन कराने पर अगर ये ईथर होगा तो ये एथिल अल्कोहल देगा, लेकिन हमको कह रहा है कि ये इसका अपचयन कराने पर ये नॉर्मल पेंटेन देता है, ठीक है। तो इसका मतलब हमको कंफर्म हो गया कि ये ईथर नहीं होगा, ईथर नहीं होगा। तो अब जानते हैं कि आखिर होगा फिर क्या जब ये ईथर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ हमने अभी ऊपर जाना है कि इसमें 5 कार्बन लाइन से हैं, तो CH3 CH2 फिर मान लीजिए CH2 और CH3, तो इसमें 5 कार्बन हो रहे हैं। हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 3 10, 3 हाइड्रोजन हो गया, एक ऑक्सीजन यहाँ पे अगर हम जोड़ दें तो ये बनेगा एक कीटोन, ठीक है। तो अब जानते हैं कि वही कीटोन क्यों होगा, ये यहाँ पे CO क्यों नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखिए, अतः ये यौगिक जो होगा वो 3 पेंटेनोन होगा जिसका संरचना सूत्र निम्न है, CH3 CH2 CO CH2 CH3। क्योंकि अगर ये कीटो ग्रुप CH3 CH2 CH2 और ये कीटोन का जो ग्रुप होगा अगर हम यहाँ पे अगर हम दे दें तो अभी हमने कहा कि जिसमें ये ग्रुप होगा, ठीक है ना, वो आयोडोफॉर्म परीक्षण दे देगा, आयोडोफॉर्म परीक्षण दे देगा। तो इसका मतलब अगर ये 2 पेंटेनोन होता पेंटेनोन 2 अगर होता ये, तो ये आयोडोफॉर्म परीक्षण दे देता, लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कीटोन का ग्रुप है ये 3rd नंबर पे होगा, यानी पेंटेनोन 3 इसका उत्तर सही होगा, पेंटेनोन 3। तो हम लोगों ने अभी जाना कि ईथर नहीं हो सकता है क्योंकि आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं दे रहा है और एथिल अल्कोहल बना दे रहा है अपचयन कराने पर, तो ईथर तो होगा नहीं। तो हमारे पास एक ऑप्शन बस बचा था कि वो कीटोन होगा। तो कीटोन होने के लिए इसके पास 2 संभावनाएं हैं, क्योंकि 5 कार्बन है तो ये कीटो ग्रुप इसके 2nd नंबर पे हो सकता है या इसका कीटो ग्रुप इसका 3rd नंबर के कार्बन पे हो सकता है। तो अगर ये 2nd नंबर के कार्बन पे होता तो हम अभी जाने हैं कि अगर उसके पास COCH3 समूह है तो वो आयोडोफॉर्म परीक्षण दे देगा। यानी अगर ये दे देता तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है, यानी ये वाला पेंटेनोन 2 नहीं होगा, इसका मतलब ये पेंटेनोन 3 होगा। तो इसका उत्तर होगा कि ये जो C5H10O वाला जो कंपाउंड है ये 3 पेंटेनोन है जिसका संरचना सूत्र ये लिखा हुआ है, यह हमने यहाँ पे बनाया हुआ है CH3 CH2 CO CH2 CH3। तो इसका आंसर होगा पेंटेनोन 3। तो इसका नाम होगा पेंटेनोन 3 और इसका संरचना सूत्र यहाँ पे ये लिखा हुआ है, संरचना सूत्र। इससे संबंधित अभिक्रिया ये आपके सामने है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया द्वारा एनिलीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा एनिलीन की एसिटिल क्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड के साथ होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण भी लिखिए। तो हमसे पहले पूछ रहा है वो कि हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया क्या होती है। तो हाफमैन ब्रोमेमाइड की अभिक्रिया का मतलब होता है कि जब भी हम किसी भी एमाइड की क्रिया, जैसे यहाँ पे ये बेंजीनामाइड है, क्या है ये बेंजीनामाइड, तो जब हम एमाइड की क्रिया ब्रोमीन और KOH के साथ आपस में कराते हैं तो यहाँ पे
एक एमीन बनता है, एमीन, तो यहाँ पे बन रहा है एनिलीन। एनिलीन ये है एनिलीन। और K2CO3 KBr और H2O बन जाता है। तो हाफमैन ब्रोमोमाइड अभिक्रिया का मतलब होता है कि जब हम बेंजीनामाइड की क्रिया ब्रोमीन और KOH से कराते हैं तो यहाँ पे एनिलीन बनता है, K2CO3 बनता है, KBr और H2O बनता है। इसी को कहते हैं हाफमैन ब्रोमोमाइड अभिक्रिया। तो हाफमैन ब्रोमोमाइड अभिक्रिया से हम लोगों ने एनिलीन बनाना सीख लिया, इसका रासायनिक समीकरण लिख लिया। अब कह रहा है कि इस एनिलीन, ये जो एनिलीन बन रहा है, इसकी अभिक्रिया हमको एसिटिल क्लोराइड से करानी है और कार्बन डाइसल्फाइड के साथ होने वाली अभिक्रियाओं का हमको समीकरण देना है। तो ये है हमारा एनिलीन, एनिलीन, ये भी हमारा एनिलीन है। तो दो हमारे लिए एक समीकरण दिया हुआ है। अगर हम एनिलीन की क्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराते हैं, CH3COCl हमारा होता है एसिटिल क्लोराइड। तो जब हम एसिटिल क्लोराइड से इसकी क्रिया कराते हैं तो यहाँ पे बनता है एन फेनिल एसिटामाइड। ये एन फेनिल है, एन पे ये फेनिल है और ये एसिटामाइड है और HCl बनता है। इसी प्रकार से जब हम एनिलीन की क्रिया कार्बन डाइसल्फाइड, ये है कार्बन डाइसल्फाइड, तो एनिलीन की क्रिया जब कार्बन डाइसल्फाइड और KOH के साथ कराया जाता है तो ये बनता है NN डाइफेनिल थायोयूरिया। ये आपका जो कंपाउंड बन रहा है C6H5NHCS NHC6H5, ये होता है NN डाइफेनिल थायोयूरिया। और उसके अलावा K2S यानी पोटेशियम सल्फाइड और H2O बनता है। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 में इतनी रिएक्शंस को हमको बताने के लिए कह रहा था, तो हम लोगों ने इन रिएक्शंस को बता लिया। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि प्राथमिक और द्वितीयक संरचना प्रोटीन के लिए कैसे भिन्न होती हैं, इनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो चलिए जानते हैं प्रोटीन की जो प्राथमिक संरचना होती है वो क्या होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोटीन जो होता है वो अमीनो अम्लों का एक बहुलक होता है, यानी जब ढेर सारे अमीनो अम्ल लाइन से जुड़ जाते हैं तो वो अमीनो अम्ल की प्राथमिक संरचना का निर्माण करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये एक अमीनो अम्ल है, अमीनो एसिड फर्स्ट, इसमें जो दूसरा अमीनो एसिड है अमीनो एसिड सेकेंड, ये अगर पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ जाए, पेप्टाइड बंध से जुड़ जाए और दूसरे से फिर तीसरा अमीनो एसिड, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, ऐसे अमीनो अम्ल लाइन से अगर जुड़ते चले जाएं तो इस संरचना को कहा जाता है प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। जैसे इस फिगर में भी आपको दिखाया गया है, ये अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये सारे लाइन से पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो इसी पॉलीपेप्टाइड चेन को ही प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं प्रोटीन की द्वितीयक संरचना क्या होती है। तो जब ये प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जब एक विशेष आकार में अरेंज हो जाए, विशेष आकार में क्वाइल्ड हो जाती हैं, तो उस संरचना को कहते हैं कि वो उसकी द्वितीयक संरचना या सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। ये द्वितीयक संरचना जो होता है ये दो प्रकार का हो सकता है। एक होता है अल्फा हेलिक्स, और दूसरा जैसे यहाँ पे भी दिखाया गया है, दूसरा होता है बीटा प्लीटेड शीट। अब ये क्या है, अगर ये प्रोटीन की जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है यदि ऐसे कर्व्ड है, ठीक है ना, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, अगर ये कर्व्ड है और यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में जुड़ी हुई हैं शाखाएं, श्रृंखलाएं, तो इसको कहते हैं द्वितीयक स्ट्रक्चर का या द्वितीय संरचना का अल्फा हेलिक्स संरचना। और यदि ये द्वितीय संरचना जो है ये बीटा प्लेटेड शीट यानी एक शीट के रूप में आपस में अरेंज हो जाए। शीट का मतलब जैसे एक ये शीट और इसी में मान लीजिए ये दूसरी शीट हो गई, ये मान लेते हैं थर्ड शीट हो गई, ये फोर्थ शीट हो गई। ऐसे अगर प्रोटीन की संरचना जो है ऐसे शीट के रूप में अगर हो गई है तो उसको कहते हैं प्रोटीन की द्वितीय संरचना का बीटा प्लेटेड शीट। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि यदि एमिनो एसिड जो हैं लाइन से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के रूप में जुड़े हुए हैं तो उसको प्रोटीन की हम प्राथमिक संरचना कहते हैं, और यदि वो अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट के रूप में जुड़ी हुई हैं तो उसको प्रोटीन की द्वितीय संरचना कहा जाता है। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा।
चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 4 का घ सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन कह रहा है कि रोजेनमुंड अपचयन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए और एथाइन पर H2SO4 एवं HgSO4 की उपस्थिति में जल की अभिक्रिया का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो हमको सबसे पहले कह रहा है कि रोजेनमुंड अपचयन क्या होता है उसको बताइए। तो रोजेनमुंड अपचयन क्या होता है उसको जानते हैं। तो जब हम अम्ल क्लोराइडों का किसी संगत एल्डिहाइड में उत्प्रेरकीय अपचयन कराते हैं तो उसको रोजेनमुंड अपचयन कहा जाता है। यानी जब हम अम्ल क्लोराइड जैसे RCOCl, ये हमारा अम्ल क्लोराइड है, इसका जब हम अपचयन कराते हैं तो अपचयन कराने से यदि कोई एल्डिहाइड बन रहा है, संगत एल्डिहाइड बन रहा है, तो इस क्रिया को ही रोजेनमुंड अपचयन कहा जाता है। यह अभिक्रिया H2 गैस को बेरियम सल्फेट, यहाँ पे बेरियम सल्फेट समर्थित पीडी उत्प्रेरक की उपस्थिति में अम्ल क्लोराइड के साथ, यहाँ पे पीडी उत्प्रेरक होता है, बेरियम सल्फेट होता है, उसके साथ उबालते हैं और जाइलिन विलयन से प्रभावित करते हैं। जाइलिन होता है यहाँ पे। तो ये रिएक्शन है। जैसे मान लेते हैं कि CH3COCl एसिटिल क्लोराइड, ये है एसिटिल क्लोराइड। इसकी क्रिया हमको इसका अपचयन कराना है, यानी H2 से क्रिया होगी किसकी उपस्थिति में, पीडी समर्थित बेरियम सल्फेट, ठीक है, और जाइलिन होता है यहाँ पे। तो जब इनका आपस में रिएक्शन होगा तो यहाँ पर बनेगा CH3CHO और HCl, ये बाहर निकल जाएगा, यानी यहाँ पे बनेगा एसिटैल्डिहाइड। तो रोजेनमुंड अपचयन क्या होता है, जब हम किसी भी अम्ल क्लोराइड को पीडी, बेरियम सल्फेट और जाइलिन की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं तो उसका एक संगत एल्डिहाइड बन जाता है। इसी अभिक्रिया को रोजेनमुंड अपचयन कहा जाता है। फिर इसमें और कह रहा है कि एथाइन पर H2SO4 HgSO4 की उपस्थिति में जल की अभिक्रिया का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये हमारा एथाइन है। एथाइन का मतलब CH डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एथाइन है। तो जब हम इसकी H2O से क्रिया कराते हैं किसकी उपस्थिति में, H2SO4 HgSO4 की उपस्थिति में, तो ये बनता है CH2 डबल बॉन्ड CHOH और ये एक मध्यवर्ती उत्पाद होता है, मध्यवर्ती, और ये टूट करके फिर CH3CH2 यानी एसिटैल्डिहाइड बना लेता है, एसिटैल्डिहाइड। तो जब हम एथाइन को H2O से क्रिया कराते हैं तो पहले एक मध्यवर्ती उत्पाद बनता है HgSO4 H2SO4 की उपस्थिति में और फिर ये टूट करके एसिटैल्डिहाइड का निर्माण करता है। तो ये हमको दो रिएक्शन बताने के लिए कह रहा है, एक रोजेनमुंड अपचयन और एक एथाइन की क्रिया HgSO4 और H2SO4 की उपस्थिति में जल से कराना था। तो जल से कराने पर हमारा बन रहा है एसिटैल्डिहाइड। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। चलिए बातें हैं क्वेश्चन नंबर 5 का क। कह रहा है कि अभिक्रिया की आणविकता और कोटि को परिभाषित कीजिए और दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी हमको अभिक्रिया की आणविकता बतानी है और कोटि बताना है। तो आणविकता किसे कहते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या उस अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। आणविकता का मतलब होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी अभिकारक के कुल न्यूनतम, कम से कम कितने अणु आपस में टकरा रहे हैं जिनसे कि वो एक रिएक्शन को कर पा रहे हैं, तो उन अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या को ही उस अभिक्रिया की आणविकता कहा जाता है। यानी किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों की वह न्यूनतम संख्या जिनका आपस में टकराने से एक अभिक्रिया संपन्न हो रही है, उन अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या को ही उस अभिक्रिया की आणविकता कहा जाता है। लेकिन कोटि क्या होता है, कोटि होती है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिनका सांद्रण अभिक्रिया की प्रगति में परिवर्तित होता है अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। या अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो हम ये कहेंगे कि किसी भी अभिक्रिया के वेग नियम में उपस्थित अभिकारकों की सांद्रता की घातों के योगफल को उस अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई अभिक्रिया है, इससे उत्पाद बन रहा है, तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि A और B के एक अणु A का एक अणु B का जब टकरा रहे हैं तो आपस में रिएक्शन हो रहा है और उत्पाद बन रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि इस अभिक्रिया की जो आणविकता होगी
वो आणविकता वो 2 होगी, क्योंकि एक अणु ए का एक अणु बी का टकरा रहा है। लेकिन कोटि क्या होगा, इस अभिक्रिया का अगर हम वेग नियम लिखेंगे, वेग नियम, तो के ए की सांद्रता मान लेते हैं 1 है और बी की सांद्रता का जो घात है वो 1 है। तो जब इसकी कोटि निकाली जाएगी तो कोटि जो होता है किसी भी अभिक्रिया के वेग नियम में उपस्थित जो अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का जो योगफल होता है, इसका घात 1 है और इसका घात 1 है, दोनों का योगफल 2 आ रहा है, यानी ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी। तो किसी भी अभिक्रिया के वेग नियम में अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों के योगफल को ही उस अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। तो ये हो गया अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि। अब दोनों में अंतर पूछ रहा है, तो चलिए जानते हैं आणविकता और कोटि में क्या अंतर होता है। तो पहला अंतर, अभिक्रिया की आणविकता हमेशा एक पूर्णांक होता है, जबकि कोटि का मान भिन्नात्मक भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अभिक्रिया जब हो रही होती है तो अभिकारक के पूर्ण अणु आपस में टकराते हैं, तो यानी ए और बी के पूर्ण अणु टकराएंगे तो हमेशा वो एक पूर्णांक ही आएगा जोड़ने पर भी। लेकिन कोटि जरूरी नहीं कि पूर्णांक ही हो, ये भिन्न संख्या भी हो सकती है, शून्य भी हो सकता है। तो ये अंतर पहला हो गया। दूसरा, आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती है, यानी कभी भी शून्य अणु नहीं टकराएंगे आपस में उत्पाद बनाने के लिए। लेकिन कोटि जो है वो शून्य भी हो सकती है, जैसे शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रताओं का जो घात होता है वो 0 होता है, तो उसकी कोटि शून्य हो जाती है। इसी तरह से तीसरा है कि अभिक्रिया की आणविकता की व्याख्या उसकी क्रियाविधि द्वारा करते हैं, जबकि कोटि प्रयोगों द्वारा निकाली जाती है। यानी अभिक्रिया की आणविकता को हम क्रियाविधि द्वारा निकालते हैं, ये इसका एक सैद्धांतिक मान होता है, लेकिन कोटि जो होता है वो प्रयोगों द्वारा निकाला जाता है। और फोर्थ अंतर है कि आणविकता अभिक्रिया के मंद पद में उपस्थित अणुओं की संख्या है, परंतु कोटि अभिक्रिया के वेग और अभिकारकों की सांद्रताओं में संबंध को दर्शाती है। तो ये हमारा आणविकता और कोटि में अंतर हो गया। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आया होगा, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 3/4 पूर्ण होने में लगा समय उसकी अर्ध आयु का दुगुना होता है। क्वेश्चन कह रहा है चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 3/4 पूर्ण होने में लगा समय उसकी अर्ध आयु का दोगुना होता है। तो हम जानते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, क्योंकि इसमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया कह रहा है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो K होता है उसका फॉर्मूला होता है 2.303 अपॉन T log 10 बेस A अपॉन A माइनस एक्स, जहाँ पे K उसका वेग नियतांक है, T उसका टाइम है, A जो है उसकी प्रारंभिक सांद्रता है और A और X जो है उसका T समय के बाद ख़त्म होने वाली जो अभिकारकों का सांद्रता है वो है। तो हमको यहाँ पे दो टर्म दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 3/4 पूर्ण होने में लगा समय उसकी अर्ध आयु का दोगुना होता है। ठीक है, तो चलिए हम पहले निकालते हैं कि पहले हम सॉल्व करते हैं अभिक्रिया का आधा होने में, यानी जब अर्ध आयु उसका हुआ है तो आधा होने में क्या होगा अभिक्रिया। तो इसको देखते हैं। यहाँ पर T की जो वैल्यू होगी उसको T हाफ यानी अर्ध आयु कहा जाता है, और यहाँ पे जो A माइनस एक्स होगा वो होगा A माइनस A अपॉन 2, यानी ये हो जाएगा A अपॉन 2। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमको इस फॉर्मूले में रखना है। तो K इक्वल 2.303 अपॉन T की वैल्यू T हाफ log 10 बेस A अपॉन, और A माइनस एक्स हमारा आया हुआ है A अपॉन 2। इसको जब और सॉल्व करेंगे तो K इक्वल 2.303 अपॉन T हाफ log 10 बेस, और ये जब ऊपर जाएगा
तो ये 2 हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पे। अगला कह रहा है इसमें कि 3/4 पूर्ण होने में, तो अब इसका हम निकालते हैं। अभिक्रिया के 3/4 पूर्ण होने में तो ये होगा हमारा t, यहाँ पे होगा t 3/4, a माइनस एक्स होगा हमारा a माइनस 3/4a, ये हो जाएगा हमारा a/4। चलिए तो अब यहाँ पे k हो जाए हमारा, k की वैल्यू होगी हमारी 2.303 अपॉन t 3/4 log 10 बेस, यहाँ होगा हमारा a/4। तो ये सॉल्व करने पे आएगा k इक्वल 2.303 अपॉन t 3/4 log 10 बेस, ये a से a कट जाएगा, यहाँ पे 4 बचेगा। तो ये हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर हमारा ये सेकंड हो गया। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से हमको पता है कि समीकरण 1 का भी बाएं पक्ष जो है k है और समीकरण 2 का भी जो बाएं पक्ष है वो k है, तो दोनों की वैल्यू बराबर होंगी। तो ये होगा 2.303 अपॉन t हाफ log 10 बेस 2 इक्वल 2.303 अपॉन t 3/4 log 10 बेस 4 होगा ये। तो यहाँ पे इसको इधर पक्षांतर करते हैं तो t 3/4 अपॉन t 1/2, ये होगा हमारा 2.303 log 10 बेस 4, यहाँ होगा 2.303 log 10 बेस 2। चलिए यहाँ पे और सॉल्व करते हैं इसको। तो ये होगा हमारा t 3/4 t 1/2 इज इक्वल, ये इसको कैंसिल करते हैं, कट जाएगा वो, और ये हो जाएगा हमारा 2 log 10 बेस 2 अपॉन log 10 बेस 2। ये 2 कैसे आ गया, हमको पता है कि log यदि m की पावर n होती है तो इसका वैल्यू होता है n log m, और यहाँ पे 4 था तो 4 की पावर होती है 2/2 की पावर 2, तो log 2 की पावर 2 का मतलब होगा 2 log 2, तो इसी वैल्यू को यहाँ रखा गया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ये सीधे वैल्यू कट जाएगी, तो हमारा जो t 3/4 आएगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो 2 × t 1/2 आएगा। इसी चीज़ को हमको प्रूफ करने के लिए कहा जा रहा था कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया का जो 3/4 पूर्ण होने में लगा समय उसकी अर्ध आयु का दोगुना होगा। तो 3/4 पूर्ण होने में जो लगा हुआ समय होगा वो उसकी अर्ध आयु का दोगुना होगा। इसी चीज़ को हमको प्रूफ करना था। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को प्रूफ कर लिया है, इसको सॉल्व कर लिया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में मतलब आसानी होगी, इसको आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे इसके। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संयोजकता आबंध सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं, उसकी सीमाओं को बताना है आपको। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशंस यानी सीमाओं को बताना है। तो संयोजकता आबंध सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला है कि यह सिद्धांत केंद्रीय धातु व लिगैंडों के गुणों में परिवर्तन की व्याख्या नहीं करता है। यानी यह सिद्धांत जो है वो केंद्रीय धातु और लिगैंडों के गुणों में परिवर्तन की व्याख्या नहीं करता है। दूसरा है यह सिद्धांत केवल
केंद्रीय धातु के कक्षकों पर ध्यान केंद्रित करता है। यानी केंद्रीय धातु का कक्षक उसी को बस बताया जाता है, इसमें लिगैंडों के महत्व को स्वीकार नहीं किया जाता है, यानी लिगैंड के कक्षकों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तीसरा है कि यह सिद्धांत संकुल यौगिक या आयनों के स्पेक्ट्रम रंग की व्याख्या नहीं करता है। चौथा लिमिटेशन है कि यह सिद्धांत आंतरिक कक्षक और बाह्यतम कक्षक संकुलों की कोई संतोषजनक व्याख्या नहीं करता है। और फिफ्थ है कि समन्वय संख्या 4 वाली धातु से बने संकुल चतुष्फलकी होगा या वर्ग समतली होगा, इस प्रकार की कोई भविष्यवाणी यह सिद्धांत नहीं करता है। तो इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बहुत सारी सीमाएं हैं, बहुत सारी लिमिटेशंस हैं कि ये सिद्धांत केंद्रीय धातु और लिगैंडो गुणों में कोई परिवर्तन नहीं करता है, केंद्रीय धातु के कक्षकों और पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है, केंद्रीय धातु कक्षकों पर ध्यान केंद्रित करता है, लिगैंडो पर नहीं करता है। यह सिद्धांत संकुल यौगिकों या आयनों के स्पेक्ट्रम रंग की व्याख्या नहीं करता है। यह सिद्धांत आंतरिक कक्षक और बाह्यतम कक्षक संकुलों की कोई संतोषजनक व्याख्या नहीं करता है। और समन्वय संख्या 4 वाला जो होता है वो संकुल चतुष्फलकी होगा या वर्ग समतली, इसके बारे में कोई भविष्यवाणी यह सिद्धांत नहीं करता है। चलिए बात हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निकिल H2O6 2+ का विलयन हरा है, परंतु निकिल CN4 2- का विलयन रंगहीन है, समझाइए। तो इसका उत्तर होगा कि हम जब दोनों विलयनों को देखते हैं तो दोनों विलयनों में जो निकिल होता है ये निकिल Na2+ के रूप में होता है, ठीक है ना। इसमें ये जो CN है ये प्रबल लिगैंड होता है और जो H2O है ये एक दुर्बल लिगैंड होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन प्रबल क्षेत्र लिगैंड CN के द्वारा युग्मित हो जाते हैं, यानी इस कंपाउंड में जो निकिल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे आपको पता है कि ये 2 भागों में बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि CN के प्रभाव के कारण ये इसके इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो युग्मित हो जाते हैं, यहाँ पे जोड़ा बन जाता है। लेकिन जब H2O होता है वो दुर्बल क्षेत्र लिगैंड के कारण इसका युग्मन नहीं हो पाता है, यानी इसमें पेयरिंग नहीं कर पाता है। CN की वजह से इनमें पेयरिंग हो जाती है, लेकिन H2O की वजह से इसमें पेयरिंग नहीं हो पाती है। और जब H2O की वजह से पेयरिंग नहीं होंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो DD संक्रमण करते हैं, यानी जब पेयरिंग नहीं होती है इनकी, मान लीजिए यहाँ पे पेयरिंग नहीं हुई है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो जम करके इसमें जा सकता है, ठीक है ना। तो इसी को कहते हैं DD संक्रमण। तो H2O में ये DD संक्रमण कर लेता है, इस वजह से ये जो निकिल H2O6 होता है इसका विलयन हरा होता है DD संक्रमण के कारण, लेकिन इसमें DD संक्रमण नहीं हो पाता है, इस वजह से ये एक रंगहीन होता है। तो इसका उत्तर होगा कि निकिल H2O6 में DD संक्रमण के कारण ये हरा होता है, लेकिन इसमें DD संक्रमण नहीं हो पाता है, इसी वजह से ये एक रंगहीन विलयन बनाता है। चलिए बात हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि उभयदंती नाभिक रागी समूह क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए, और KCN तथा AgCN की हैलो एल्केन से क्रिया को भी कारण सही समझाइए। तो सबसे पहले जानते हैं कि उभयदंती नाभिक रागी समूह क्या होते हैं। उभयदंती नाभिक रागी समूह वे एक दंती नाभिक स्नेही समूह जिनमें 2 परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की प्रवृत्ति रखते हैं, परंतु एक समय में एक ही परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकता हो, उभयदंती नाभिक रागी समूह कहलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लेते हैं कि एक कोई ये लिगैंड है, इस लिगैंड में यदि कोई 2 परमाणु इलेक्ट्रॉन देने वाले हों जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन दे सकें, लेकिन ये नाइट्रोजन भी दे सके और कार्बन भी दे सके, तो ऐसे किसी भी लिगैंड को हम उभयदंती नाभिक रागी समूह कहते हैं। जैसे CN- एक उभयदंती नाभिक रागी समूह है, क्योंकि इसमें कार्बन भी और नाइट्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन देने का काम कर सकते हैं, लेकिन एक समय में कोई एक ही परमाणु देता है इसमें इलेक्ट्रॉन। तो इसका एग्जाम्पल होगा साइनाइड समूह, एक उभयदंती नाभिक रागी समूह है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जब हम C2H5Cl की क्रिया KCN से कराते हैं तो यहाँ पे बनता है C2H5Cn, यहाँ पे यानी यहाँ पे C जो है ये इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है। लेकिन जब हम C2H5Cl की क्रिया AgCN से कराते हैं तो यहाँ पे C2H5Nc बनता है, यानी यहाँ पे N जो है ये इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है। तो इस वजह से जो CN- समूह होता है, साइनाइड समूह, ये एक उभयदंती नाभिक रागी समूह होता है। यहाँ पे C2H5
एथिल साइनाइड बन रहा है, यहाँ पे एथिल आइसोसाइनाइड बन रहा है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्राथमिक एमीन और एल्कीन से प्राथमिक अल्कोहल के विरचन की विधियां लिखिए तथा प्राथमिक अल्कोहल की निम्न के साथ अभिक्रिया लिखिए। जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि RCOOH और HX से क्रिया करानी है हम लोगों को। तो सबसे पहले प्राथमिक एमीन और एल्कीन से प्राथमिक अल्कोहल के विरचन की विधियाँ। तो ये हमारा प्राथमिक एमीन है, एथिल एमीन नाम है इसका, एथिल एमीन। तो एथिल एमीन की क्रिया जब हम HNO2 यानी नाइट्रस अम्ल से कराते हैं, नाइट्रस अम्ल से, तो हमारा बनता है एथिल अल्कोहल C2H5OH। ये हमारा प्राथमिक अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल। और H2O बन जाता है और N2 बन जाती है। तो हम लोगों ने प्राथमिक एमीन और एल्कीन से हम लोगों ने, ये प्राथमिक एमीन से हमारा अल्कोहल बन गया, और ये हमारा है एल्कीन जिसका नाम है एथीन। तो एथीन की क्रिया जब हम B2H6 से कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हमारा पहले तो ये कंपाउंड बनता है जो मध्यवर्ती होता है, और इसकी क्रिया जब हम H2O2 और OH- की उपस्थिति में कराते हैं तो CH3CH2OH यानी एथिल अल्कोहल बनता है और CH3COOH बनता है। तो ये हमारा यहाँ पे प्राथमिक अल्कोहल बन रहा है। और बाद में जब इसका एस्टिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो ये एक एस्टर बन जाता है। जैसे यहाँ पे हमारा ये हमारा अल्कोहल देखिए बन रहा है, एथिल अल्कोहल। जब हम एथीन की क्रिया B2H6 शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो पहले ये बनता है, और जब इसकी उपस्थिति में ये रिएक्शन करता है तो हमारा यहाँ पे एथिल अल्कोहल बन जाता है। अब लास्ट में कह रहा है कि इस एथिल अल्कोहल की RCOOH और HX से क्रिया करानी है। तो ये हमारा एथिल अल्कोहल है और ये CH3COOH यानी हमारा ये पहला वाला है, ये यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इन दोनों की जब क्रिया होती है तो यहाँ पे एस्टर बनता है, ये एस्टर बन रहा है, एस्टर। यानी जब अल्कोहल की क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल से कराते हैं तो एस्टर बनता है। और इसी तरह से जब हम एथिल अल्कोहल की क्रिया HX से कराते हैं तो यहाँ पे एल्किल हैलाइड बनता है, एल्किल हैलाइड, और जल बन जाता है। तो इस क्वेश्चन में केवल रिएक्शंस था। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डाईएजोनियम क्लोराइड से फिनॉल का विरचन लिखिए, फिनॉल के निम्न के साथ होने वाली अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म, NaOH, सांद्र HNO3 तथा सांद्र H2SO4 से क्रिया कराना है। तो ये हमारा है डाईएजोनियम क्लोराइड, ये हमारा है डाईएजोनियम क्लोराइड है ये। तो इस डाईएजोनियम क्लोराइड से फिनॉल का विरचन लिखना है। तो देखिए ये हमारा डाईएजोनियम क्लोराइड है। जब हम इसकी H2O से क्रिया कराते हैं और इसको गर्म किया जाता है तो ये हमारा C6H5OH यानी फिनॉल बना देता है, फिनॉल। और N2 गैस बन जाती है और HCl निकल जाता है। फिर कह रहा है कि इसकी KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से क्रिया करानी है। तो ये हमारा है फिनॉल, फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म CHCl3, क्लोरोफॉर्म, और KOH से कराते हैं तो हमारा बनता है ये कंपाउंड बनता है हमारा, इसका नाम है 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो 2-हाइड्रोक्सी बनता है। इसी तरह से फिनॉल की क्रिया, ये फिनॉल है, जब हम NaOH से कराते हैं तो सोडियम बेंजोएट बनता है और H2O बनता है। और इसी प्रकार से जब हम C6H5OH यानी फिनॉल की क्रिया, ये है फिनॉल, फिनॉल की क्रिया जब हम HNO3 से कराते हैं, HNO3 से H2SO4 की उपस्थिति में, तो हमारा ऑर्थ्रो व नाइट्रोफिनॉल बनता है।
ऑर्थोफिनॉल, ऑर्थो व पैरा नाइट्रोफिनॉल बनता है। तो ये होगा कि यदि हम फिनॉल की क्रिया HNO3 से H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल बन जाता है। तो ये हो गया 6 के क का उत्तर। चलिए अब आते हैं 6 का ख। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखना है? बेंजल्डिहाइड की क्रिया सेमी कार्बोजाइड से होती है। तो ये हमारा बेंजल्डिहाइड है। बेंजल्डिहाइड की क्रिया जब सेमी कार्बोजाइड से कराते हैं तो हमारा ये कंपाउंड बनता है। ठीक है। फिर कह रहा है दूसरा कि कीटोन एथिलीन ग्लाइकॉल से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? तो ये हमारा कीटोन है RCOR और ये है हमारा एथिलीन ग्लाइकॉल से जब क्रिया होता है तो एक चक्रीय कीटल बनता है। चक्रीय कीटल बनता है और H2O बनता है। तीसरा क्वेश्चन कि प्रोपेनॉन को बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होगा? उसका रासायनिक समीकरण लिखना है। तो ये है हमारा प्रोपेनॉन CH3COCH3 और ये हमारा है बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो इससे जब रिएक्शन होगा तो हमारा ये बनता है पहले कंपाउंड, और जब इसको हम हीट कर देते हैं, ये कौन सा कंपाउंड बन रहा है? तो ये हमारा मेचटिल ऑक्साइड है। और जब इसकी क्रिया होती है गर्म करने के बाद, ये हमारा मध्यवर्ती है, और गर्म करने पर हमारा ये कंपाउंड बनता है जो है मेसिटिल ऑक्साइड। तो जब हम प्रोपेनॉन को बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो हमारा लास्ट में कंपाउंड बनता है मेसिटिल ऑक्साइड। चौथा है कि RCOOH को PCl5 के साथ गर्म करने पे क्या होता है? तो ये हमारा RCOOH है। PCl5 से गर्म करने पर एसिटिल क्लोराइड यानी अम्ल क्लोराइड बनते हैं और POCl3 बनता है, HCl बनता है। पांचवा है बेंजोइक अम्ल को अमोनिया के साथ गर्म करते हैं। तो ये हमारा बेंजोइक अम्ल है। इसको जब हम अमोनिया के साथ गर्म करते हैं तो ये हमारा C6H5COONH4 बनता है, और इसको जब हम हीट कर देते हैं तो ये हमारा बन जाता है बेंजेनामाइट। तो ये केवल रासायनिक समीकरण बताने थे, ये हमारे रासायनिक समीकरण हो गए। चलिए बात हैं अगले क्वेश्चन पे। 7 का क, एल्किल फेनिल ईथर में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन की क्रियाविधि लिखिए तथा एनिसोल की निम्नलिखित अभिक्रिया लिखिए। तो हमको एल्किल फेनिल ईथर में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन की क्रियाविधि लिखनी है। तो एल्किल फेनिल ईथर में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन की क्रियाविधि लिखनी है। तो ये होता है, देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, तो ये इसका एक समावयवी बनेगा अनुनादी संरचना OCH3, इस पर प्लस चार्ज आ गया, यहाँ पे माइनस, ये बनेगा। फिर अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, ये यहाँ जाएगा, तो इसकी एक अनुनादी संरचना और बनेगी, यहाँ माइनस, अब ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। चलिए ये होगा इसका। कह रहा है कि एल्किल फेनिल ईथर में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन की क्रियाविधि लिखना है। तो ये है हमारा एल्किल फेनिल ईथर, इसका इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं की क्रियाविधि जो है ये है। इसके हम देख रहे हैं कि इसके ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे इसके माइनस चार्ज बन रहे हैं। तो इस वजह से जो एल्किल फेनिल ईथर होता है वो आर्थ्रो और पैरा निर्देशक होता है। अब इसकी क्रिया हमको एनिसोल की निम्न क्रिया करानी है, हैलोजनन कराना है, यानी
इसकी क्रिया हमको हैलोजन से करानी है, Cl2। तो हैलोजन से जब होगा तो क्योंकि ये ऑर्थो और पैरा निर्देशक है बस, तो ऑर्थो पैरा, ऑर्थो पे और पैरा पे इसके क्लोरीन जुड़ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया जब होगी तो फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया में CH3Cl से क्रिया करेगा ये AlCl3 की उपस्थिति में। तो जब फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया इसकी होगी तो यहाँ पे ऑर्थो पे और पैरा पे इसके मैथिल ग्रुप जुड़ जाएगा। फिर इसी तरह से नाइट्रीकरण कराना है हमको, तो नाइट्रीकरण में क्या होगा, नाइट्रीकरण में इसकी क्रिया HNO3 से होगी और H2SO4 की उपस्थिति में होगी। डाइल्यूट, ये सब कंसनट्रेट होते हैं, कंसनट्रेट H2SO4 ये भी कंसनट्रेट होता है। तो इसकी उपस्थिति में जब इसका रिएक्शन होगा तो इसके ऑर्थो पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ेगा और पैरा पे। तो ये कंपाउंड बनेंगे, ये इसके रिएक्शंस होंगे। तो चलिए, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि उपसंयोजन यौगिक में क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत को समझाइए तथा उसकी सीमाओं को लिखना है। तो CFT जो है, CFT के अनुसार धातु का d ऑर्बिटल लिगैंड के प्रभाव में विभिन्न ऊर्जा स्तरों में विभाजित हो जाता है। जब सफ़ेद प्रकाश कॉम्प्लेक्स पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों का निम्न ऊर्जा d ऑर्बिटल से उच्च ऊर्जा स्तर तक dd संक्रमण होता है। तो इसमें क्या होता है CFT में कि CFT में जो केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं उनके d ऑर्बिटल्स दो भागों में Eg में और T2G में डिवाइड हो जाते हैं। तो CFT का मतलब होता है कि ये केंद्रीय धातु के D कक्षक हैं और ये जो होते हैं ये दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं। इसको Eg कहा जाता है, इसको T2G कहा जाता है और यहाँ पर इसी को डेल्टा कहा जाता है। तो ये है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत CFT। इसकी सीमाओं को बताने के लिए कह रहा है, तो इसकी सीमाओं को बताते हैं। इसकी सीमाएं क्या हैं? CFT केवल d ऑर्बिटल्स पर विचार करता है और s और p ऑर्बिटल्स को नज़रअंदाज कर देता है। यह सिद्धांत यह नहीं बता सकता कि कुछ धातुएं ज़्यादा विभाजित होती हैं जबकि कुछ कम विभाजित होती हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो CFT होता है कुछ का ज़्यादा हो जाता है, कुछ का कम। तो ये सिद्धांत नहीं बता पाता है। यह सिद्धांत यह नहीं बता सकता कि पी बंध कैसे बनते हैं, पाई बंध। यह सिद्धांत ये नहीं बता पाता है कि जो पाई बॉन्ड होते हैं वो कैसे बनते हैं। CFT में लिगैंड के ऑर्बिटल्स को कोई महत्व नहीं दिया जाता, इसलिए यह लिगैंड ऑर्बिटल्स की किसी भी विशेषता का धातु ऑर्बिटल के साथ उनकी अंतःक्रिया को समझाने में असमर्थ है। इसी तरह CFT यह नहीं समझा सकता कि कुछ ऑर्बिटल्स बड़े विभाजन क्यों दिखाते हैं और कुछ कम विभाजन क्यों दिखाते हैं। एक और सीमा इसकी है कि CFT यह नहीं समझा सकता कि H2O एक मजबूत लिगैंड क्यों है जबकि OH- पानी से कमज़ोर है। तो इसकी कुछ सीमाएं हैं। CFT का जो मेन फोकस होता है वो d ऑर्बिटल पे होता है। उस लिगैंड्स के अंदर या जो धातुएं होती हैं केंद्रीय धातु, उसमें S कक्षक और P कक्षक भी होते हैं, उसको ये जो सिद्धांत है ये नज़रअंदाज कर देता है। तो ये है CFT की सीमाएं। उसके बाद से प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखना है। तो प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि का ये एक चित्र है, इस चित्र को आप ड्रॉ कर लेंगे और इसकी बनाने की विधि है ये कैल्शियम एसीटेट का अगर हम शुष्क आसवन कर दें, कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन से, ये शुष्क आसवन कराने पर हमारा ये एसीटोन बन जाता है। इस फिगर को आपको ड्रॉ करना है और इस रिएक्शन को लिख देना है और कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है हमारा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है कि इसमें प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखना है और ये फिगर ड्रॉ कर देना है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि ग्लूकोज बनाने की दो विधियों को रासायनिक समीकरण देते हुए लिखिए। इसकी हाइड्रोक्सिलेमिन और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ होने वाली अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए और यह बताइए कि इन अभिक्रियाओं से क्या प्रमाणित होता है। ग्लूकोज के प्रमुख उपयोग भी लिखिए।
तो सबसे पहले हमको ग्लूकोज बनाने की 2 विधियों को बताना है। तो ग्लूकोज बनाने की जो पहली विधि है वो सुक्रोज से है, C12H22O, C12H22O11। सुक्रोज को जब हम जल अपघटन कराते हैं H2O की उपस्थिति में किसी अम्लीय माध्यम में, तो वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है। तो ये इसकी बनाने की पहली विधि है। इसी प्रकार से यदि हम स्टार्च का जल अपघटन करा दें तो ये ढेर सारे ग्लूकोज अणुओं में टूट जाता है। तो ये ग्लूकोज बनाने की 2 विधियाँ हो गई, ये पहली विधि हो गई, ये दूसरी विधि हो गई। फिर कह रहा है कि इसकी हाइड्रोक्सिल अमीन और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ होने वाली अभिक्रियाओं के समीकरण लिखना है। तो ये देखिए, अगर हम ग्लूकोज की क्रिया, ये ग्लूकोज है, इसकी क्रिया यदि हम हाइड्रोक्सिल अमीन से करा दें तो ये एक ग्लूकोज ऑक्सीम बनाता है, जिससे ये सिद्ध होता है कि ग्लूकोज के अणु में एक एल्डिहाइड समूह होता है, एक CHO समूह होता है। इसी तरह से इसके दूसरे रिएक्शन में क्या करना है कि इसकी एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करानी है। तो ये ग्लूकोज है, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। तो इसकी क्रिया जब कराई जाती है ग्लूकोज से, तो इस रिएक्शन से हमको ये पता चलता है कि ग्लूकोज में 5 जगह पे इसमें एस्टर ग्रुप बन जाते हैं। तो ग्लूकोज पेंटास्टेट बनने की वजह से हमको ये सिद्ध हो जाता है कि ग्लूकोज में 5 जगह पे एल्कोहल समूह है, 5 जगह पे एल्कोहल समूह। देखिए जैसे हम यहाँ पे बना रहे हैं, देखिए इसके 1 2 3 4 5 6। तो इसके दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें और 6वें पे OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल समूह है। तो अगर हम इसकी एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया कराते हैं तो इन 5 OH की जगह पे COO यानी एस्टर का समूह बन जाता है। तो ग्लूकोज पेंटास्टेट बनने की वजह से ये सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप होते हैं। अब लास्ट में ग्लूकोज का उपयोग बताना है। तो ग्लूकोज का जो प्रमुख उपयोग होता है कि ये जीव जंतुओं में एक ऊर्जा प्रदान करने का एक कंपाउंड होता है। इसी से जितने भी जीव जंतु होते हैं इसको डाइजेस्ट करके, इसका ऑक्सीडेशन करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो ग्लूकोज का प्रमुख उपयोग होता है कि जीवों में ये ऊर्जा प्रोवाइड करने का काम करता है, ऊर्जा देने का काम करता है। तो ये हो गया इसका उत्तर। अब लास्ट में कह रहा है कि फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का नामांकित चित्र देते हुए वर्णन कीजिए तथा होने वाली अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। यह है फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का चित्र। इसमें एक बीकर में मैथिल अल्कोहल और जल लेकर के उसको गर्म किया जाता है, इधर से वायु दी जाती है। उसके बाद से इसमें प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टस होता है, यानी ये उत्प्रेरक का काम करता है। लास्ट में यहाँ पे हमारा फॉर्मेल्डिहाइड बन जाता है। इसका रिएक्शन है कि ये हमारा मैथिल अल्कोहल है, ओजोन से क्रिया हो रही है प्लेटिनम की उपस्थिति में, तो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड बन जाता है और H2O बन जाता है। तो ये इसका प्रयोगशाला विधि है और इसका रासायनिक समीकरण है। तो ये हमारा पूरा मॉडल पेपर यहाँ पे समाप्त होता है। आप इस लास्ट वाले क्वेश्चंस को, इसका फिगर बना करके, इनके बारे में एक्सप्लेन करके इनका रिएक्शन लिख लेंगे। एक तो ये बनाने की विधि दी हुई थी और एक इस क्वेश्चन में इसको बनाने की विधि दी हुई है। तो चलिए, उम्मीद है ये पूरा मॉडल पेपर आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे और आपको ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लगेगा आपको इस अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। चलिए, धन्यवाद।